हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई 2021 के इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में। फर्स्ट केस वी हैव इज सोमेश चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कानून के सामने हर कोई समान है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करेगी, जिसका मतलब ये है कि हर एक जज जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम करने वाला है। कोई भी तरह का उस पर बाहरी प्रभाव या पॉलिटिकल प्रेशर या कोई भी सुपीरियर जो है वो उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस केस में मर्डर कमिट हो गया था कांग्रेस लीडर देवेंद्र चौरसिया का एमपी के अंदर, जिससे रिलेटेड ये केस है। अब अक्यूज पर्सन जो था उसको बेल ग्रांट कर दी गई थी, बट इसको कैंसिल कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे एमपी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था रिलेटिंग टू बेल, उसे कैंसिल कर दिया गया। और उसका मेन रीजन जो था वो ये बताया गया कि पुलिस जो है, पुलिस अथॉरिटी जो है, उन्होंने अपने पावर को मिसयूज किया है और इग्नोर किया है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जैसे कि ऑफेंस जो है वो कब कमिट हुआ था, जब वो पर्सन ऑलरेडी बेल पे था। तो इन सब चीज़ों से ये दिखाया गया है कि जो बेल उसको मिली थी, जो बेल ग्रांट की गई है, वो प्रॉपर नहीं है। गोविंद सिंह जो है वो अक्यूज है यहाँ पे। ऑलरेडी उनके ऊपर दो मर्डर के केसेस चल रहे थे एंड उस टाइम वो जेल में थे। जब उन्हें बेल पे छोड़ा गया उस टाइम पे उन्होंने ये तीसरा मर्डर किया देवेंद्र चौरसिया का। और जो पहले से दो डिसीज्ड पर्सन थे वो दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते थे। तो एमपी हाई कोर्ट का ये कहना था कि इन्वेस्टिगेशन को 3 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए और इसके कंप्लीशन के बाद में अपिलांट जो है, अगर लगता है कि उसने सच में कोई भी इस तरीके का ऑफेंस किया है तो उसे कस्टडी में लिया जाएगा। इस तरीके के इस केस के कुछ फैक्ट्स अवेलेबल हैं। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहाँ पे हैं सेक्शन 319 सीआरपीसी एंड सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इन दोनों सेक्शंस के साथ डायरेक्ट में ही आप ये केस मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर मेंस एग्जाम, प्री एग्जाम और इन एनी इंटरव्यू ऑल्सो दिस केस कैन बी आस्क्ड फॉर। तो इस केस के अंदर अब इश्यूज जो थे, मेनली कौन से तरीके के इश्यूज यहाँ पे अराइज हुए। तो फर्स्ट इशू यहाँ पे ये था कि जो लीगल प्रोसीजर अपनाया गया था, अक्यूज को जो लाइक शील्ड किया गया या फिर प्रोटेक्ट किया गया था, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक एमएलए का रिश्तेदार था, तो क्या वो सही था? उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था सेक्शन 319 को ध्यान में रखते हुए, या सेक्शन 302 की प्रोसीडिंग्स जो आईपीसी में दिया गया है, मर्डर का पनिशमेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या उस लीगल प्रोसीजर को चैलेंज करना सही था? ये इस केस के अंदर इंपॉर्टेंट इश्यूज अराइज हुए। अब इस केस में ये बोला गया कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि दो तरीके के अलग अलग लीगल सिस्टम चल रहे हों, एक जो रिच लोगों के लिए या फिर अमीर लोगों के लिए और दूसरा जो है वो गरीब लोगों के लिए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इक्वली हर लॉ जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। कोई अगर मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, सभी के लिए इक्वल लॉज हमारे पास में अवेलेबल हैं। सो वी हैव टू कंसीडर दिस। एंड उनकी जो कोर्ट हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने का या फिर एक तरह से बिना कोई दुष्प्रभाव के उनको काम करने का राइट जो है वो मिला हुआ है, राइट। सो जस्ट टू ऑब्टेन जस्टिस देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट लीगल सिस्टम। हर किसी के लिए कानून समान है और ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इस केस के अंदर बताया गया था। अब सेकेंड केस शुरू करने से पहले हम समझते हैं मेडिकल और ऑक्यूलर एविडेंसेस के बारे में। ऑक्यूलर एविडेंस का मतलब होता है चश्मदीद गवाह या फिर ऐसा गवाह जो कि डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल हो। और अगर हम बात करें मेडिकल एविडेंस की, तो द वेरी टर्म इज क्लियर है। नाउ व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स इन दिस केस? इस केस में ये बताया गया कि कोई भी इनकंसिस्टेंसी, अगर आर्ग्यूमेंट मेन ये था कि अगर इनकंसिस्टेंसी नहीं है ऑक्यूलर और मेडिकल एविडेंसेस के बारे में, तो किस तरीके से डील करेंगे। अगर इनकंसिस्टेंसी है, या फिर वी कैन से अगर मेडिकल एविडेंस कुछ और बोल रहा है या ऑक्यूलर एविडेंस कुछ और बता रहा है, तो किसको तवज्जो दी जाएगी। अब हाई कोर्ट ने इस केस में क्या किया था, मेनली उन्होंने एरर ये किया कि एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने ये एक आयरन रोड था जिसको इन्होंने यूज़ किया था, यहाँ पे एक शार्प एज वेपन था, उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को स्किप कर दिया था, जिसकी वजह से मेडिकल एविडेंसेस जो थे और ऑक्यूलर एविडेंस थे, अगर उनके अंदर कोई भी इनकंसिस्टेंसी होती है तो मेडिकल एविडेंस को यहाँ पर तवज्जो दी गई है एज पर दिस पर्टिकुलर केस। अब अपील में यहाँ पे क्या बताया गया, इस एक्विटल के खिलाफ एक अपील हुई एंड यहाँ पे एक व्यू यहाँ पर ये रखा गया कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो अक्यूज को दिया जाएगा। एक्विटल जो है वो यहाँ पर बताया गया और ये बोला गया कि कोई भी तरह का, अगर आप देखेंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट वो दिया गया और उसकी वजह से ही यहाँ पे उस पर्सन को बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से एक्विट किया गया। क्योंकि इंडिया के अंदर ये फिलॉसफी फॉलो की जाती है कि अगर कोई 100 अक्यूज पर्सन है या फिर 100 गुनहगार हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, रिहा कर सकते हैं, लेकिन किसी एक इनोसेंट पर्सन को आप सजा नहीं दे सकते। ये रूल नॉर्मली इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था
कि ऑक्यूलर एविडेंस जो है वो बेस्ट एविडेंस की तरह कंसीडर किया जाता है, और अगर कोई भी तरह का डाउट नहीं है तो उस केस में उसको बेस्ट एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और यहाँ पे जो 2 विटनेसेस थे PW2 एंड PW10 जिनको हम बाद में देखने वाले हैं, उनके एविडेंसेस में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसीलिए हम उसको फॉलो करेंगे। और ये एक ऐसा केस है जहाँ पे अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है बिटवीन मेडिकल एंड ओरल एविडेंस, तो उस केस में मेडिकल एविडेंस जो है वो अगर ऑक्यूलर टेस्टिमनी बनाने में या फिर एक प्रॉपर प्रोबेबिलिटी सेट करने में नहीं है, तो ऑक्यूलर एविडेंस जो है उसको डिसबिलीव किया जाएगा और जो मेडिकल एविडेंस है उसको यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। तो इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे प्रेजेंट केस में, तो कोई तरह की इनकंसिस्टेंसी है ही नहीं। मेडिकल एविडेंस एज वेल एज ऑक्यूलर एविडेंस दोनों ही सेम तरह की बात बोल रहे थे, और हाई कोर्ट ने एविडेंसेस को प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे जजमेंट जो है वो एक प्रॉपर सेंस में अवेलेबल नहीं था। तो ये स्पेसिफिक इन शॉर्ट डिस्कशन यहाँ पे किया गया। और जितने भी ये पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपरली एविडेंसेस विटनेसेस वगैरह अवेलेबल होने की वजह से जजमेंट जो है वो इस सेंस में आया। तो यहाँ पे एक्विटल जो है वो यहाँ पे बताया गया कि ये अनसस्टेनेबल है और इसको सेट असाइड किया जाता है, जिसकी वजह से सेक्शन 304 आईपीसी का यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया, और कन्विक्शन जो थी उस पर्सन की वो वापस रीस्टोर की गई। एंड जितने भी पर्सन थे यहाँ पे उनको सरेंडर करने का एक टाइम पीरियड बताया गया कि आपको इस टाइम के अंदर अंदर सरेंडर करना होगा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फैक्ट्स क्या थे इस केस के, अब हम इन शॉर्ट समझते हैं चीज़ों को। तो असॉल्ट किया गया 1 तारीख को, 1 अक्टूबर 2003 को लगभग 2:30 बजे के अराउंड एक पर्टिकुलर बाइक पे 2 लोग जा रहे थे। एक तो था डिसीज पर्सन और दूसरा था PW2 जो कि पीछे की सीट पे बैठा था। अब रेस्पोंडेंट जो थे उन्होंने क्या किया, असॉल्ट किया। वहाँ पे जो ये विटनेसेस अवेलेबल थे उनका ये कहना था कि रेस्पोंडेंट्स ने क्या किया, उनके ऊपर असॉल्ट किया, आयरन पाइप, स्टील रोड, स्टिक, इन सब की हेल्प से वहाँ पे क्या किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। अब एक्विटल जो था वो यहाँ पर दे दिया गया, और उसका रीज़न क्या बताया कि जो आई विटनेस थे, 2 चश्मदीद गवाह अवेलेबल थे। एक तो PW2 जो बाइक पे उस डिसीज्ड पर्सन के या मृत व्यक्ति के साथ था, और दूसरा था PW10 जो कि गार्ड था वहाँ पे एक पर्टिकुलर बंगलो के अंदर, गार्ड की या सिक्योरिटी गार्ड का वो एक्चुअल में वहाँ पर काम कर रहा था। तो इनको यहाँ पे क्या किया गया, इन एविडेंसेस को, इन विटनेसेस को, आई विटनेसेस जो प्रेजेंट थे उनको ये बताया गया कि वो इनकंसिस्टेंट है, मेडिकल एविडेंस जो है उसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, इंजरीज वगैरह के साथ, या जो वेपन यूज किए गए हैं ऑफेंस के लिए उनको देखते हुए ये चीज़ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। इस एक्विटल से रिलेटेड अपील किया गया। अपील के अंदर रिवर्स कर दिया कन्विक्शन को, सेक्शन 302, 34, 120B ऑफ आईपीसी ये यहाँ पर कंसीडर करते हुए सेंटेंस यहाँ पे दिया गया फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 15 डेज का इम्प्रिजनमेंट दिया गया अंडर बॉम्बे पुलिस एक्ट। तो यहाँ पे मेनली अगर बॉम्बे पुलिस एक्ट के सेक्शन 37 का वायलेशन होता है तो फॉर द सेम दिस पनिशमेंट इज गिवन। तो इस तरीके से यहाँ पे अपील में प्रोवाइड की गई चीज़ें। अब डिसीज पर्सन जो था उसने क्या किया, क्योंकि 2:30 बजे वो इंसिडेंट हुआ था, तो 2:45 बजे के अराउंड उन्होंने उसको हॉस्पिटल में मतलब डिसीज पर्सन को लेकर गए थे। PW2 वहाँ पर लेकर गया, लेकिन 8 बजे के आसपास वो एक्सपायर हो गया। अब यहाँ पे PW14 जो है दैट इज डॉक्टर, उनका ये कहना था कि इंजरीज जो है वो शार्प वेपन से की गई हैं, हेड पे इंजरी की गई है, और यहाँ पे हेड पे जो इंजरी की गई थी वो शार्प वेपन से की गई है। आयरन रोड जो थी वो शार्प एज वेपन था, जिसकी वजह से जो एक सफिशिएंट चीज़ थी उसकी डेथ कॉज करने के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कंसीडर किया कि जो डिसीज पर्सन है उसके अलावा जो PW2 एंड PW4 है वो सारे मतलब रेस्पोंडेंट वगैरह जो हैं वो सारे नोन हैं, मतलब पहले से वो एक दूसरे को जानते हैं और उनके रिलेशंस जो थे वो अच्छे नहीं थे। इसके अलावा PW12 जो था उनका ये कहना था कि रेस्पोंडेंट जो थे उन्होंने पहले भी इस तरीके की धमकी वगैरह उनको दी थी, और जिसके रिगार्डिंग PW10 यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड जिसकी हमने पहले भी बात की थी, जो चश्मदीद गवाह है इस केस के अंदर, उनका भी यही कहना था कि पहले भी उनको धमकी वगैरह दी गई है। और स्ट्रीट लाइट वहाँ पर थी, ये भी एक बड़ा इशू इस केस के अंदर था। तो स्ट्रीट लाइट में चेहरे जो थे वो साफ यहाँ पे नजर आ रहे थे कि किसने उन पे हमला किया है, वो कोई अननोन लोग नहीं थे। तो यहाँ पे ये सबमिट किया गया कि क्योंकि इस केस के अंदर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था इन द वेरी स्टार्ट कि ऑक्यूलर और मेडिकल एविडेंस अगर ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो उस केस में मेडिकल एविडेंस कंसीडर किया जाएगा एज पर दिस केस। लेकिन इस केस के अंदर तो कोई तरीके की इनकंसिस्टेंसी है ही नहीं, यहाँ पे तो दोनों चीज़ें बहुत साफ मैच कर रही हैं। हाई कोर्ट ने क्या मतलब कंसीडर नहीं किया, जो वेपन यूज़ किया गया था वो शार्प एज था, ये कंसीडर नहीं करने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम फेस की गई थी। एंड मेडिकल एविडेंस जो है
अगर वो टोटली इनकंसिस्टेंट होगा तो हम मेडिकल एविडेंस को प्रेफर करने वाले हैं, बट इस केस के अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो द मेन पंच लाइन ऑफ दिस केस इज जो भी ऑक्यूलर एविडेंसेस हैं वो बेस्ट एविडेंस होते हैं अनलेस एंड अनटिल कोई वहाँ पर रीजन हो टू डाउट दैट पर्टिकुलर केस। तो ये था जजमेंट, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट वी हैव ए स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत। इस केस के अंदर क्या बताया कि कोई भी इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स अगर हैं, कोई भी बड़ी पोस्ट पे जैसे एमएलएज वगैरह हो गए या कोई भी इस तरीके के लोग होंगे, उनको प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल लॉ जो है उनसे ऊपर नहीं होते हैं, वो कानून सभी के लिए बराबर है और इस तरीके से आप कोई भी बेनिफिट उनको एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे सीजेएम जो था उन्होंने एक जजमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया था तिरुवनंतपुरम का। सेम जो जजमेंट उन्होंने दिया था वो अपहेल्ड किया गया, ऑर्डर के अंदर अगेन उस चीज़ को कंसीडर किया गया और यहाँ पे बोला गया कि सेक्शन 321 जिसके अंदर विड्रॉ किया जा सकता है क्रिमिनल केस से, उसके लिए यहाँ पे परमिशन नहीं ग्रांट की। ठीक है, 6 एमएलए वहाँ पे थे जिन्होंने हमला वगैरह कर दिया था और तोड़फोड़ काफ़ी की थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया, जो 321 है उसको अप्लाई करने के लिए मना कर दिया। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्शन फ्रॉम योर बैरक। तो अटेम्प्ट यहाँ पे क्या था, अक्यूज एमएलए जो थे उनका क्या कहना था, वो एक्चुअल में ट्राई कर रहे थे इम्यूनिटी या फिर प्रिविलेजेस वगैरह के लिए एज पर आर्टिकल 194 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इस चीज़ के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और उनका ये कहना था कि अगर आप अपने कानून को, अपने जो लैंड का लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ लैंड जो है आपका, उससे बचने के लिए सिर्फ अगर ऐसे आप प्रोविजंस को यूज़ करेंगे तो ये चीज़ अलाउ नहीं की गई है। क्रिमिनल लॉ जो है वो एक्चुअल में हर किसी के एक्शन को ऑब्जर्व करता है, चाहे वो एक नॉर्मल सिटीजन हो, कॉमन मैन हो या फिर कोई एमएलए ही क्यों ना हो, सभी के लिए कानून जो है वो इक्वल है। तो इस केस के अंदर कुछ मेन प्रिंसिपल्स ये बताए गए थे कि जब आप प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ करवा रहे हैं, अगर पीपी प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ करवाता है तो उस टाइम पे इन पर्टिकुलर पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होगा। सेक्शन 321 जो है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिसाइड करते हैं टू विड्रॉ द केस, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पीपी सबसे पहले तो कंसेंट लेगा किसकी, कोर्ट की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो विड्रॉ कर सकता है प्रोसिक्यूशन से किस ग्राउंड पे, कि वहाँ पे एविडेंसेस की कमी है या फिर प्रॉपर लाइक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाया। तो ये सारे ग्राउंड्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट के सामने रख सकता है। उसको हक है अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने का भी। और सिर्फ सिंपल अगर कोई आप ऐसे फैक्ट रख रहे हैं कि गवर्नमेंट बॉडी है या फिर कोई जैसे एमएलएज वगैरह हैं, तो इन ग्राउंड्स पे ऑब्वियसली हम इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ पे विड्रॉ केस नहीं किया जाएगा, सेक्शन 321 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो कंसेंट देने के लिए कोर्ट जो है वो कई तरीके के यहाँ पे जुडिशियल फंक्शंस करता है जो सुपरवाइजरी नेचर के होते हैं, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो इन दैट सिचुएशन ओनली दिस बेनिफिट विल बी गिवन। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या फंक्शन है यहाँ पे कि जो भी मतलब काम है, जैसे अप्लाई करना या फिर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को समझना, ये सब चीज़ों में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कोर्स ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पे किसी भी तरह का आप रीज़न अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। एप्लीकेशन गुड फेथ में आपने प्रोवाइड की है, कोई भी लाइक मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है आपका, और पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए या फिर जस्टिस दिलवाने के लिए अगर आपने एप्लीकेशन दी है तो उस चीज़ में आपको ये विड्रॉवल जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा एज पर सेक्शन 321। अब कोई भी तरह की अगर एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की इलीगैलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ट्रुथफुली आपको सब चीज़ों को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना होगा। कंसेंट यहाँ पे ग्रांट कर सकते हैं, सब सर्व कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसा रहेगा तो वो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। परमिशन जो है वो यहाँ पर नहीं दी जाएगी, लाइक सिंपली आप परमिशन नहीं देंगे अगर कोई एमएलए है या फिर इस पोस्ट पे होने की वजह से आप यहाँ पे परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे। सो जस्ट रिमेंबर, इस केस के अंदर भी जुडिशरी को यहाँ पे एक डिस्क्रिशन प्रोवाइड किया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कोर्ट जब भी कोई अगर विड्रॉ कर रहे हैं केस को तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना कि एक्चुअल में उसका बेनिफिट कुछ होगा भी या नहीं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है बेनिफिट दिया जा सकता है, सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट केस वी हैव इज लक्ष्मण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था कि जो भी आई विटनेस होते हैं अगर वो इंजर्ड हैं क्रिमिनल केसेस में, तो क्या उनकी एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी या फिर वो उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस केस का बैकग्राउंड हम सबसे पहले समझते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसके अंदर कुछ अनलॉफुल असेंबली और रायोटिंग से रिलेटेड केस है। अनलॉफुल असेंबली यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई भी अनलॉफुल काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और रायोटिंग यानी वही लोग अगर दंगा फसाद करते हैं, जो भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं वो अगर कोई भी वायलेंस वगैरह करते हैं तो दे आर पार्ट ऑफ दिस। तो इनसे रिलेटेड एक केस था।
कुछ लोग यहाँ पे इंजर हो गए थे एंड सुप्रीम कोर्ट ने यही डिस्कस किया है कि क्या उनकी एविडेंशियरी वैल्यू होगी, वो इंजर्ड लोगों के स्टेटमेंट्स जो हैं क्या उनकी एविडेंशियरी वैल्यू होगी, अगर किसी अक्यूज को उनके बेसिस पे आप अगर पनिश करते हो तो क्या ये प्रॉपर है, ये इस केस के अंदर डिस्कस किया गया था। तो इंजरी रिपोर्ट अगर आप दिखा रहे हैं तो सिंपली दिस इज नॉट साइन क्वा नन, और वी कैन से ये एक नेसेसरी एलिमेंट नहीं है कोई भी ऑफेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, दिस इज नॉट सफिशिएंट, उसके साथ में और भी कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेनली इस केस के अंदर चार्जेस जो फ्रेम किए थे अनलॉफुल असेंबली, रायोटिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज पर्टिकुलर सेक्शंस। और इशू मेनली क्या अराइज हुए थे, एक तो ऑफेंस कमिट किए गए थे अंडर सेक्शन 323 एंड 147, क्या वो वैलिड है, इंजरी रिपोर्ट जो प्रोवाइड की थी। जो सेकंड इशू है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि इंजरी रिपोर्ट जो प्रोवाइड की गई है वो क्या उसके बिहाफ पे, उसको ध्यान में रखते हुए क्या किसी पर्सन का कन्विक्शन हो सकता है अंडर सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी। दीज थिंग्स वी हैव टू डिस्कस हियर। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर कोई इंजर्ड आई विटनेस है, अगर वो प्रेजेंट था वहाँ पे, तो ये अगर आपने एस्टेब्लिश कर दिया है कि इंजर्ड आई विटनेस वहाँ पे प्रेजेंट था, तो उसकी बात को जो एक तवज्जो है वो दी जाएगी। माइनर डिस्क्रिपेंसीज अगर हैं तो उनकी वजह से आप क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, विटनेस की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज सिर्फ इस बेसिस पे नहीं किया जा सकता है कि सिंपली थोड़ा बहुत अगर वहाँ पे कुछ 19-20 अगर चीज़ प्रोवाइडेड है। तो अगर कोई विटनेस है अकरेंस से रिलेटेड, अगर वो खुद इंजर हो गया है इंसिडेंट वगैरह के अंदर, तो उसके द्वारा दी गई टेस्टिमनी वो भी रिलायबल होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो भी इंजर्ड एविडेंस, जो भी इंजर्ड विटनेस के एविडेंसेस होंगे उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है जो और लोग होते हैं उनको देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का एक डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। जो स्टेटमेंट उन्होंने दी हैं वो एक कंसिस्टेंट या फिर एक तरह से वैलिड हम मानेंगे, फुल्ली उन चीज़ों को सपोर्ट किया जाएगा। एक्टिवली अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, प्रेजेंस वहाँ पर अगर उनकी दिखाई गई है, और इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, इंजर्ड विटनेसेस हैं, किसी भी तरह के विटनेस क्यों ना हो, अगर वो वहाँ पे इंसिडेंट के टाइम प्रेजेंट थे और उनको पूरी सिचुएशंस पता है तो फिर उसको एज इट इज कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट केस वी हैव इज ऑफ इंदिरा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस के अंदर मेनली क्या हुआ था कि पर्टिकुलर एक एक्सटेंट जो है उसको देखा गया है, पब्लिक सर्वेंट जो है उसके एक्सटेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सेक्शन 197 का प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। पब्लिक सर्वेंट जो है अगर अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है तो क्या उसको सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग प्रिवेंट किया जाएगा। और वी हैव टू कंसीडर कि अगर वो उस टाइम पे अलर्ट नहीं था काम करते टाइम, ठीक है, जो भी काम पब्लिक सर्वेंट कर रहा है अगर वो प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो क्या फिर भी उसको बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरीके के इंपॉर्टेंट केस जो है यहाँ पर ये इससे डील करता है। तो फैक्ट्स इसके क्या थे, एक अपिलांट है, ठीक है, अपिलांट अपने हस्बैंड के साथ में जो दोनों एससी के मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, दो प्लॉट जो थे वो यहाँ पर बाड़मेर में उनके पास में दो प्लॉट थे, उनको बेचा दो अलग अलग लोगों को। अब यहाँ पे एक पर्सन था, ठीक है, उसके खिलाफ ये बोला गया कि उसने उनके साथ में फ्रॉड किया है। उन्होंने क्या किया, जो बाकी ज़मीन थी उसके साथ साथ उनका घर वगैरह सारा कुछ ले लिया। तो इस चीज़ में एक क्लर्क था जिसके ऊपर मेनली यहाँ पे डाउट था, जिसने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फॉर्जरी वगैरह में उस पर्सन की हेल्प कर दी थी। तो इसीलिए ये सारे चार्जेस जो हैं ये यहाँ पर फ्रेम किए गए। और सेक्शन 3 SC/ST का इसलिए यहाँ पे है क्योंकि कोई भी पर्सन अगर SC/ST का है उसके खिलाफ किसी नॉन SC/ST के मेंबर ने कोई ऑफेंस किया रहेगा तो वो एट्रोसिटी के अंदर कवर किया जाता है एज पर सेक्शन 3। तो इस हिसाब से ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ कंसीडर की गई। और जो कंसर्न क्लर्क था वो यहाँ पे प्रोटेक्शन चाह रहा था अंडर सेक्शन 197, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो सेक्शंस एनलिस्ट किए गए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू द सेम। तो यहाँ पे मेन इश्यूज क्या अराइज हुए हैं कि क्या उस पर्सन को, रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो है, जो क्लर्क है, क्या उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, क्या एक जो एक्ट यहाँ पे किया गया है, जो उसने एक्ट किया है, क्या वो ऑफिशियल ड्यूटीज के अंदर कवर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे जजमेंट दिया गया। तो अब मेनली अगर आप देखेंगे सेक्शन 197, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट को किसी भी तरह से अननेसेसरीली टॉर्चर ना करे, कोई भी तरह का उस पर हरासमेंट वगैरह ना हो। कुछ स्पेशल स्टेटस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, मेलिशियस, वेक्सेशियस, कुछ भी इस तरीके के अगर रॉन्गफुल कोई प्रोसिक्यूशंस हैं उनसे बचाने के लिए सेक्शन 197 दिया गया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बोली गई कि जो भी भ्रष्ट कर्मचारी होंगे उनको यहाँ पे किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। तो सिमिलर प्रोटेक्शन जो है
एक तरह से ऑब्वियसली इन लोगों को भी प्रोवाइड किया गया था। तो जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, तो स्टेट या फिर कंप्लेनेंट वगैरह जो हैं वो दोनों ही ये ऑब्जेक्शन वगैरह फुलफिल करने में फेल हो गए थे। ठीक है, प्रोटेक्शन जो है वो ग्रांट करने में दे वर नॉट इन लाइक अ प्रॉपर वे। सो सैंक्शन जो था वो इंपॉर्टेंट था। सेक्शन 197 को देखते हुए लाइक प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट को किया जाएगा कि नहीं। तो अलेज्ड जो भी एक्ट वगैरह है वो एक तरह से ऑफिशियल ड्यूटीज से रिलेटेड लाइक जो पब्लिक सर्वेंट है उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये एक एक्शन लिया गया था और कोई भी सैंक्शन नहीं किया गया। पब्लिक सर्वेंट पब्लिक ऑफिसर्स जो थे उनके खिलाफ कोई भी सैंक्शन नहीं प्रोवाइड किया और अपील में इस चीज़ को डिसमिस कर दिया। ठीक है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि सेक्शन 197 का बेनिफिट किसी करप्ट ऑफिसर को नहीं मिलेगा। अगर कोई ऑफिसर है वो करप्ट नहीं है तो सेक्शन 197 का प्रोटेक्शन मिलेगा, ताकि अननेसेसरीली कोई उनके ऊपर केस फाइल ना कर दे। सो उस चीज से रिगार्डिंग ये केस डील करता है। द लास्ट केस फॉर टुडे वी हैव इज डीलिंग विद द अपील विच इज चैलेंजिंग ऑर्डर रिलेटिंग टू अ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इस केस में क्या होता है, रेस्पोंडेंट जो है उन्होंने एक बिल्डर का एक मतलब पर्टिकुलर कंप्लेंट है, बिल्डर के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी और एक फ्लैट जो था उसके बेचने से रिगार्डिंग ये चीज़ इंक्लूडेड है यहाँ पे। इंटरेस्ट, कॉम्पेंसेशन, कॉस्ट, इन सबको अगर मतलब क्लेम किया गया था इस केस के अंदर, तो बिल्डर ने ये बोला कि क्योंकि कंप्लेनेंट जो है वो ओरिजिनल अलॉटी नहीं था उस पर्टिकुलर फ्लैट का, बल्कि सब्सिक्वेंट परचेजर जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। राइट, सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वाज प्रोवाइडेड। एंड अगेन व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस केस कि एक तरह से रिलीफ जो है वो किस वे में ग्रांट किया जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट केस है। यू कैन जस्ट गो थ्रू द facts and what was provided under this case. We can just go through this particular thing through this slide. तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो अपने बैरेट के अंदर इन केसेस को मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इन योर प्री मेंस इंटरव्यू किसी भी तरह के कंपटीशन में these cases are going to just boost your marks. So just go through these cases. Thank you all.